अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 7.4 शुरू करेंगे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे पहले जो है परमुटेशन कंप्लीट की। तो परमुटेशन में आप पढ़ चुके हैं। तो परमुटेशन में क्या होता है, परमुटेशन में एक स्पेसिफिक जो है ना बेटा, वो एक ऑर्डर होता है, मतलब एक ख़ास अरेंजमेंट होती है। उस अरेंजमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती, यानी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आपने ए बी लिखा है या बी ए लिखा है तो दोनों एक ही बात है। यानी अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है ए बी सी डी, अगर मैं इसको लिख लूं ए सी डी बी, या मैं इसे लिख लूं बी सी डी ए, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस में, कॉम्बिनेशन में। समझ आ गया स्टूडेंट्स? कॉम्बिनेशन में ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं परमोटेशन की, तो जब आप इसे प्रमोट करेंगे ए बी सी डी को, तो आपने इसको इसी ऑर्डर में लिखना है, इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर आप ए बी लिखते हैं और आप बी ए लिखते हैं तो कॉम्बिनेशन में ये दो अलग अलग ग्रुप हैं। लेकिन आप परमोटेशन में ए बी और बी ए लिख तो सकते हैं, लेकिन फिर दोनों अलग अलग ग्रुप होंगे। लेकिन ए बी और बी ए का मतलब एक ही है कॉम्बिनेशन में। यानी कॉम्बिनेशन में अगर आप ऑर्डर जैसे मर्जी बना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमोटेशन में आपने पढ़ा था कि ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन में ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। ठीक है, समझ आई? और बात दोनों की फर्क मैं आपको बड़ी वाजिया बता चुका हूं कि दोनों में वाजिया फर्क ये है कि जो परमोटेशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें अरेंजमेंट होता है। यानी प्री डिफाइंड एक जो है ना, वो क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिलेक्शन होती है। जस्ट आपने किसी में से आउट ऑफ, जैसे मैं कहता हूँ 5 में से 3 जो है ना वो सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसमें सिलेक्शन होती है। कॉम्बिनेशन में आप किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हो किसी भी होल क्वांटिटी में से। लेकिन जो परमोटेशन होती है उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप अरेंज करते हैं, आप एक स्पेसिफिक रूल के मुताबिक जो आपको डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन और परमोटेशन में ये फर्क है। तो अभी आप देखें, सबसे पहले जो है ना वो क्वेश्चन हमारा जो 1 आ रहा है उस पर लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने एवेल्युएट करना है ये जो नीचे फॉलोइंग यानी क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 50C50, यानी सी स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन। और आपको पता है ये क्या होता है, एन होता है और ये आर होता है। ऊपर वाली वैल्यू एन, नीचे वाली वैल्यू आर। तो फॉर्मूला देखिए मैंने रेड में लिखा हुआ है, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है जी एनसीआर का फॉर्मूला, वो था एनपीआर। एनपीआर ये है एनसीआर। फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अगर मैं पढ़ूं एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। तो देखें बेटा, अगर मैं आर फैक्टोरियल को बीच में नहीं लिखता तो ये देखें बाकी आपको क्या नजर आ रहा है, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। तो कॉम्बिनेशन में क्या एडिशन होती है, एक आर फैक्टोरियल आप बीच में मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके पास जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है वो कॉम्बिनेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ आई? एक आर फैक्टोरियल का चेंज है इसमें। तो करते हैं, यानी परमुटेशन में नंबर ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा बनते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन में जो आप सिलेक्शन करते हो वो कम होती है। ठीक है, क्योंकि नीचे एक आर से भी आप डिवाइड कर रहे होते हो, तो टोटल में से कम हो जाते हैं। तो देखें 50C50, अब देखिए फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल, एन का मतलब ऊपर वाली वैल्यू, आर का मतलब नीचे वाली वैल्यू। 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है, आर फैक्टोरियल, आर भी इसका 50 है बाय चांस, तो ये वो भी 50 फैक्टोरियल हो गया। फिर क्या, एन माइनस आर, ये एन है और ये आर है, तो 50 माइनस 50 होल फैक्टोरियल। ये आ गया 50 का फैक्टोरियल, ये 50 का फैक्टोरियल, 50 में से 50 माइनस करेंगे तो 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल मैंने आपको बोला था 1 होता है। तो ऊपर देखें बेटा 50 आ गया फैक्टोरियल, नीचे भी 50 फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल 1, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हुए, तो 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो 50C50 को आप कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा। देखिए अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं तो देखिए कैसे आता है, ये मैंने स्क्रीन पे लिखा 50, ये देखिए मैंने 50 लिखा, उसके बाद आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है, और जो एनसीआर का डिवीजन के ऊपर होता है, डिवीजन के ऊपर, मोस्ट ऑफ द टाइम डिवीजन के ऊपर, ये देखें इसलिए मैंने शिफ्ट यूज किया, तो देखिए सी आ गया, फिर मैंने 50 लिखा और उसमें एंटर करूंगा, देखिए 1 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने 50C50 को सॉल्व करना है। ठीक है, साथ साथ मजीद आपको कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बताता जाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देखें क्या आ रहा है, आगे सेकंड पार्ट है, उसमें उसने लिखा हुआ है 1000C0, 1000C0। तो उसी तरह बेटा ऊपर वाले का फैक्टोरियल यानी कि n का फैक्टोरियल, 1000 का फैक्टोरियल, नीचे क्या होता है r का फैक्टोरियल। ये देखें r क्या है, 0, तो 0 का फैक्टोरियल आ गया।
जीरो का फैक्टोरियल, और उसके बाद क्या फार्मूला होता है n माइनस आर, यानी कि क्या आएगा 1000 माइनस जीरो, 1000 माइनस जीरो का फैक्टोरियल। सिंपल इस फार्मूले को समझ लो बेटा, पहले ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, फिर उसके बाद नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल। अगर इसको मैं डिटेल से आपको समझाऊं तो देखिए ऊपर आ गया 1000 का फैक्टोरियल, जीरो का फैक्टोरियल आपको पता है 1 होता है, और 1000 जो है 1000 में से जीरो माइनस करेंगे तो 1000 ही आएगा, तो ये आपस में कैंसिल होकर ये भी 1 आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है 10C7। तो देखिए 10 बेटा क्या है n, और 7 क्या है r, तो फार्मूला क्या है n का फैक्टोरियल यानी कि 10 का फैक्टोरियल, और मैंने क्या बोला नीचे वाले का फैक्टोरियल 7 का, और आगे क्या आएगा ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। ठीक है, फार्मूला अप्लाई हो जाता है, ये देखें वही। तो उसके बाद ऐसे मैंने क्या किया, 10 का फैक्टोरियल लिखा, 7 का लिखा, 10 में से 7 3 आ गया। अभी मैंने आपको जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें हमने समझा था कि इसको कैसे कैंसिल करते हैं, कि वो देखिए आप सबसे बड़ी वैल्यू नीचे क्या है 7, इसको 7 तक ओपन कर ले 10 को, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो नीचे वाले को मैंने एज इट इज लिख दिया। 7 का फैक्टोरियल 7 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 10 9 8, और ये देखिए और नीचे क्या रह गया 6। अभी आपने क्या किया बेटा, इसको तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 720 आ गया, और नीचे क्या 6 है, 6 को अगर आप 720 से डिवाइड करेंगे तो 120, तो 120 इसका जो है वो आंसर आ गया। आगे मूव करते हैं, तो आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, 1 कंप्लीट हो गया बेटा। 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप समझे इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है पेपर में आने की 95% होती है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3NC2 NC2 इज इक्वल टू 15:1। इन दोनों के दरमियान भी रेशियो है, इन दोनों के दरमियान भी रेशियो है, और आपने क्या फाइंड करना है, आपने n फाइंड करना है, जो इसके अंदर n यूज हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा परेशान या डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करें, कैंसिल करें, खुद ब खुद रिजल्ट आपको मिलेगा। तो देखें फार्मूला अप्लाई किया, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल होता है, ये देखें एनसीआर के फार्मूले के मुताबिक डिवाइड बाय क्या होता है, नीचे वाले वैल्यू का फैक्टोरियल, और उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। इसी तरह ही मैंने रेशियो को डिवीजन का साइन दे दिया बेटा, रेशियो का मतलब डिवीजन ही होता है, तो n का फैक्टोरियल नीचे क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल, उसके बाद क्या आएगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, और 15 रेशियो को फिर मैंने डिवीजन में लिख लिया, तो ये क्या आ गया आपके पास। देखिए इसको मैंने ओपन कर लिया, मैंने 3n फैक्टोरियल को ओपन किया, तो इससे अगली टर्म क्या होगी, इससे एक कम यानी -1, तो 3n - 1 आ गया। उससे और आगे जाऊंगा तो 3n - 2। क्यों मैं कर रहा हूं, मुझे नीचे 3n - 2 मिल रहा है बेटा, इसलिए मैंने 3n को ओपन कर लिया 3n - 2 फैक्टोरियल तक। तो यहां पे मैंने रुक जाना है, तो मैंने फैक्टोरियल लगा दिया, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज। ठीक है, मैंने डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो क्या होता है नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखी जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। मैंने n फैक्टोरियल को भी ओपन कर लिया n, और उससे अगली टर्म क्या होती है n - 1, काफी हमने सीख लिया इस बात को। फिर उससे अगली टर्म क्या होती है n - 2, यहां रोकना, तो मैंने फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक है, इसे क्यों ओपन किया, क्योंकि देखें बेटा मुझे n - 2 फैक्टोरियल नजर आ रहा है, तो मैंने n फैक्टोरियल को n - 2 फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया, नीचे आ गया और नीचे वाली वैल्यू ऊपर, बिकॉज डिवीजन, उसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया। अभी आप कैंसिल करें, तो 3 - 2 फैक्टोरियल इन दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 2 का फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, n - 2 का फैक्टोरियल n - 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, और ये वाला n मैंने इस वाले n से कैंसिल कर दिया, ऊपर रह गया 3, और 3n - 1, ऊपर ये चीज कैंसिल हो चुकी है, नीचे ये भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल, सिर्फ n - 1 बच गया। ठीक है, और राइट पे क्या आ गया 15/1। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपने मैंने क्या किया, मैंने पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, आप क्या करें इसको, बल्कि आप ऐसा कर लें कि हाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया पहले। देखिए बेटा 15 को n से मल्टीप्लाई किया 15n, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 n - 3, तो देखिए ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंपल। उसके बाद 9n को मैं लेफ्ट पे ले गया, 15 को मैं राइट पे ले गया, तो देखें बेटा 15 में से 9 माइनस करेंगे 6 आ गया, 15 में से 3 माइनस करेंगे 12 आ गया। उसके बाद 6 को राइट पे ले जाएंगे, डिवाइड हो गया, तो 6 2 12, तो देखें n की वैल्यू 2 आ गई। तो ये था मेथड बेटा n को फाइंड करने का, सिंपल फार्मूले की एप्लीकेशन, और जो भी वैल्यूज जो हैं वो एक्सपेंड करें ताकि कैंसिलेशन हो जाए। ये जरूर सीखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर कि आपने एक्सपेंड कैसे करना है, हमेशा बड़ी वैल्यू को एक्सपेंड करें छोटी वैल्यू तक, और छोटी वैल्यू को फिर कैंसिल कर दें। जैसे देखें बेटा 3n मुझे बड़ी वैल्यू नजर आ रही है, ज़ाहिर इसका लिंक n से तो नहीं हो सकता, 3n का 3n से, इस टर्म का इस टर्म से लिंक है, इस टर्म का इस टर्म से, जिसकी देखिए n है उसकी भी n है, इन दोनों ने आपस में रिलेट करना है, इन दोनों
दोनों ने आपस में रिलेट करना है। तो मैं इन दोनों में से देखें, ये 3n में से 2 टाइम चीज कम हो चुकी है, माइनस का मतलब कम, इसका मतलब है ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, इसको मैंने ओपन करना है। तो मैं इसको ओपन करूंगा कहां तक, जहां तक मुझे नीचे वैल्यू नजर आ रही है 3n-2 तक, ताकि मैं इसे कैंसिल कर सकूं। इसी तरह n को कहां तक ओपन करूंगा, n-2 तक। तो देखिए बेटा n लिखा, n-1, वही ग्रेजुअली आपने जाना है ना, और अगली वैल्यू क्या होगी, n-2। तो उसके बाद कैंसिलेशन है, बाकी जो वैल्यूज हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा n का। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है इफ NPR इज इक्वल टू 120 और NCR की वैल्यू 20 दी हुई है, यानी NPR की वैल्यू जो है 120 है और NCR की वैल्यू 20 है। दोनों फॉर्मूले आपको आते हैं, दोनों के फॉर्मूले में सिर्फ इतना फर्क है कि जो NCR होता है उसके फॉर्मूले में नीचे R फैक्टोरियल से डिवाइड भी होता है, बाकी सारा फॉर्मूला वही होता है। हमने R फाइंड करना है, पहले N फाइंड करना था, अभी R फाइंड करना है। तो देखें फॉर्मूला मैंने लगाया NPR का, N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला है NPR का, पढ़ चुके हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 120। उसके बाद यहां पे क्या है, NCR इज इक्वल टू 20, मैंने एक दफा लिख भी दिया। अभी NCR का फॉर्मूला क्या होता है, N फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल इनटू N माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। अभी अब देखें मैंने जानबूझ के इसको ब्लू रखा है, ये ब्लू वाला देखेंगे सारा का सारा ये वही है जो ऊपर NPR का फॉर्मूला था, N फैक्टोरियल N माइनस R होल फैक्टोरियल, देखें ये वही है, ये वही है। अब इस पूरे की इसकी वैल्यू क्या है, 120। मैं इस पूरे की जगह पे क्या लिखूंगा, देखिए मैंने 120 लिख दिया और नीचे क्या आ गया, R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। तो ये जो ब्लू में लिखा हुआ है इसकी वैल्यू मुझे ऊपर मिल रही है 120, तो मैंने इसकी जगह पे बेटा 120 लिख दिया और साथ क्या आ गया, R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होनी है, तो इसको मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया, इसको नीचे 1 लिख लें तो 1 से मल्टीप्लाई करें, 20 को राइट पे ले गया, कैंसिल हुआ, तो मेरे पास R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 आ गया। बेटा आपने जल्दी में आंसर गलत नहीं लिखा ना, हमें R फाइंड करना है, R फैक्टोरियल नहीं करना। और मैंने कहा था दोनों साइड पे फैक्टोरियल तो कैंसिल हो सकता है। तो 6 बेसिकली किसका फैक्टोरियल होता है, 3 का, पढ़ चुके हैं। देखें कैसे होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 6 आएगा ना। तो 6 को मैंने 3 फैक्टोरियल लिख दिया, दोनों तरफ से फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, R की वैल्यू 3 आ गई। तो इस तरीके से आपने R को फाइंड आउट कर लिया। देखिए आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, बस थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस खुद से करनी है, इंशाल्लाह देखिएगा आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। मैथ बेटा खुद करने से आता है, जितना भी आप खुद करेंगे उतना आपको अच्छा समझ आएगा और उसकी टाइम भी ज्यादा होगी, मेमोरी टाइम। आप देर तक क्वेश्चन को याद रखेंगे जब खुद करेंगे मैथ को, ठीक है, मैथ खुद करने से आता है। तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया बेटा। इसमें भी उसने लिखा हुआ है, पहले उसने कहा था n फाइंड करें, फिर उसने कहा था r फाइंड करें। n और r आपको फाइंड करना सिखा दिया, अभी वो कलेक्टिवली पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ n एंड r, दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये हमारा आ गया जी फर्स्ट पार्ट। इसमें लिखा हुआ है NCR की वैल्यू 56 दी हुई है, NPR की वैल्यू 336 दी हुई है, ठीक है जी, समझ आ गई बेटा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने NPR का फॉर्मूला ओपन किया, n फैक्टोरियल, और उसके बाद नीचे क्या होता है, n माइनस R फैक्टोरियल, किसके इक्वल है, 336 के। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। क्यों नाम दिया, आगे देखिए इसकी यूज होना है, दैट्स व्हाई। तो उसके बाद देखें मैंने NCR का फॉर्मूला लगाया। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। यहां भी देखें मैंने वही काम किया है जो पिछले पार्ट में आपको समझाया, कि मैंने इसको ब्लू रखा है क्योंकि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये NPR का फॉर्मूला है। तो NPR की वैल्यू ये देखें, ये वही चीज है जो इधर लिखा हुआ है, देखें वही, उसकी वैल्यू क्या है, 336। तो मैं इसकी जगह पे 336 लिख दूंगा, देखें मैंने वो लिख दिया। नीचे क्या आ गया, R फैक्टोरियल और इजिकल टू क्या है, 56। उसके बाद देखिए बेटा इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आ गया और ये 336 आ गया। 56 को राइट पे ले जाएं तो ये प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, 336 जो है वो 56 से डिवाइड होकर 6 आ जाएगा। तो फिर वही सेम पिछले क्वेश्चन की तरह आपके पास आ गया कि 6 जो है वो प्रॉपरली किसका फैक्टोरियल होता है, 3 का। तो दोनों तरफ से फैक्टोरियल कैंसिल हुआ तो R की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह उसका भी आंसर यही आया था। अभी हम जो है चलते हैं R की वैल्यू को यूज करते हुए N की तरफ। अभी मैंने लिखा पुट R इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोली थी, ये वाली जहां पे आपने NPR का फॉर्मूला बेटा लगाया था, वहां पे जहां आपको R नजर आ रहा है उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख दें। R की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 3, तो R की वैल्यू वहां पे 3 लगा दो। देखिए मैंने क्या लिखा है, n फैक्टोरियल, एक दफा मैंने क्वेश्चन लिख लिया, n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 336। इस R की जगह पे R की वैल्यू मैंने लगा दी है 3,
ठीक है। अभी आपको ये चीज़ ज़रूर बेटा क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं अभी कैसे आंसर को लेकर आऊंगा। देखिए, आपने फैक्टोरियल को बीच में से एलिमिनेट करना है। जब तक फैक्टोरियल बीच में से खत्म नहीं होगा, आप किसी भी पैरामीटर की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, चाहे वो n हो चाहे वो r हो। तो अभी हमने फाइंड आउट करना है बेसिकली n बेटा। तो देखिए, मुझे नजर आ रहा है कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू n है, क्योंकि ये n में से 3 टाइम छोटी हो चुकी है माइनस की वजह से। तो मैं n फैक्टोरियल को ओपन करूंगा, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। यहां पर मैंने रुकना है, मैंने फैक्टोरियल लगा दिया। क्यों रुकना है? नीचे मुझे यही मिल रहा है, तो नीचे आ गया n माइनस थ्री फैक्टोरियल इज इक्वल टू 336। ठीक है बेटा। अभी आप देखें, 3 का फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, आ गया n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू इज इक्वल टू 336। अब ये देखें, 336 के आपने जब तक फैक्टर नहीं बनाए आप n को अप्रोच नहीं कर सकते। मैंने आपकी सहूलत के लिए देखें इसका एलसीएम ले लिया। देखिए, ये सारा एलसीएम लिया इसका। देखिए, वही 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, इसी तरह करते हुए मैंने ये बना लिया। अभी आपने कोई भी कंसेक्यूटिव 3 नंबर बनाने हैं जिन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 336 आए। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एक ये बन गया। इनको करें फोर्थ और फिफ्थ को, 2 3 ज़ा 6 और 7 को इंडिपेंडेंट रख लें। तो देखिए, मुझे कंसेक्यूटिव 3 नंबर मिल गए, 6 7 और 8। कंसेक्टिव का मीनिंग समझा चुका हूं, जिसमें कोई गैप ना हो, कोई नंबर मिस ना हो। 6 के बाद 7 ही आता है और 7 के बाद 8 ही आता है। तो 6 7 8 मैंने बना लिया। देखें, और आप हमेशा बड़ी वैल्यू को पहले लिखते हैं, क्योंकि राइट साइड पे तरफ वैल्यू कम हो रही होती है। तो आप 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो वो 336 ही आता है। तो मैंने 336 जो है ना, इसको लिख लिया। ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, पेपर में करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो अभी आप देखें, 8 को मैं लिख सकता हूं बेटा 8, और उसके बाद 7 को लिख सकता हूं 8 माइनस वन, और 6 को लिख सकता हूं 8 माइनस टू। 8 में से 2 निकालें क्या आएगा? 6। 8 में से 1 निकालें क्या आएगा? 6। अभी आप जरा कंपेयर करें, आप कंपेयर करें, जहां जहां n आ रहा है वहां वहां पे 8 आ रहा है। देखें, n 8, फिर n, फिर 8, फिर n, फिर 8। अभी आप देखें, माइनस माइनस, देखें माइनस माइनस, फिर देखें 1, यहां भी 1, यहां भी 2, यहां भी 2। तो ये सारे फैक्टर आपस में जो है वो कंपेयर हो रहे हैं। तो इसका मतलब है n की वैल्यू क्या आ गई? 8। ठीक है, समझ आ गई। अगर आप कंपैरिजन करें, दोनों फैक्टर एक जैसे हैं। देखिए, n माइनस टू, n माइनस टू, अगर मैं से n पढ़ूं तो n माइनस वन, n माइनस वन, n टू n, n टू n। तो n आ क्या रहा है? n 8 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे लिखा होता 8 माइनस थ्री, यहां होता n माइनस थ्री, तो फिर कंपैरिजन नहीं कर सकते थे। दोनों फैक्टर एक जैसे होने चाहिए, तो फिर n आता है कंपेयरिंग में, फिर आप कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो अभी आप देखें, n की वैल्यू 8 आ गई आपके पास। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने n भी फाइंड कर लिया और r भी फाइंड कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको जरूर 2 से 3 दफा घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया हमारा सेकंड पार्ट इसका। ठीक है जी, तो सेकंड पार्ट में हमें उसने दिया हुआ है कि ये n माइनस वन सी आर माइनस वन रेशियो n सी आर रेशियो n प्लस वन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू 1 रेशियो 3 रेशियो 7। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वही है, सेकंड पार्ट है, मैंने ऊपर लिखा नहीं हुआ। फाइंड आपने वही करना है, क्या करना है? n और r को फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, इसका बहुत सिंपल मेथड है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। मैं आपको पहले से ब्रीफ कर देता हूं। आपने पहले 2 रेशियो लेनी है, इधर से भी पहले 2 रेशियो लेनी है, फिर उसके बाद आपने सेकंड और थर्ड को लेना है, यहां भी सेकंड और थर्ड को लेना है। इस तरह आपके पास जो है वो 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। वो इक्वेशंस आपकी हेल्प आउट क्या करेंगी? आपको n और r को फाइंड करने में मदद देंगी। ठीक है बेटा, तो पहली 2 रेशियो लेते हैं जी। n माइनस वन सी आर माइनस वन, ये देखें रेशियो एन सी आर लिख दिया। और इसकी रेशियो क्या है? 1 रेशियो 3। इसकी भी 2 रेशियो पहली, इसकी भी 2 पहली। ठीक है, अभी उसी तरह ही करें जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया, फॉर्मूला अप्लाई करें। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखें बेटा, ये आ गया आपके पास, ये बीच में लाइन नहीं है, ऐसे गलती से लगी। ये n माइनस वन सी आर माइनस वन लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऊपर n माइनस वन का फैक्टोरियल, नीचे क्या होता है? नीचे वाले का फैक्टोरियल, यानी कि r माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा? समझ आई? NCR। और उसके बाद अच्छा, r माइनस वन मैंने राइट साइड पे लिख दिया है, वो मिस्टेकनली मैंने पहले वो लिख दिया, तो उसको मैंने बाद में लिख दिया। दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, डजंट मैटर। r माइनस वन का फैक्टोरियल ये है। और उसके बाद क्या होता है? ऊपर वाली वैल्यू देखें बेटा, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, तो उसको माइनस करूंगा तो ये 1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सिंपल एनसीआर का फार्मूला, ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, और फिर ऊपर वाली माइनस नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल। ये होता है एनसीआर का फार्मूला। यहां भी देखें, वही अप्लाई किया, ये देख लें लिखा हुआ है एन का फैक्टोरियल यानी ऊपर वाली का, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाली माइनस नीचे वाली यानी एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो दोनों में मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया।
उसके बाद ये मैंने एज इट इज लिखा बेटा, ये 1 1 से कैंसिल हुआ तो n माइनस आर आ गया और ये r माइनस 1 फैक्टोरियल आ गया। और उसके बाद अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो रेशियो का मतलब डिवीजन होता है, मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया। तो डिवीजन को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे आ गई। देखिए नीचे वाली मैंने ऊपर लिख दिया और n फैक्टोरियल को मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने देखना है कि हमने किस वैल्यू को एक्सपैंड करना है और कैंसलेशन करनी है, क्योंकि जब तक बीच में से फैक्टोरियल एलिमिनेट नहीं होगा बेटा तो कैसे आर और एन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है और किसका लिंक किसके साथ है। अभी आप देखें, इसमें एक वैल्यू तो मुझे नजर आ रही है कि r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये दोनों जगह ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और देखते हैं, ये देखें n माइनस 1 जो है फैक्टोरियल, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? देखिए मैं बताता हूं आपको, n माइनस 1 का फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया। उसके बाद n माइनस आर का फैक्टोरियल n माइनस आर के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास r माइनस 1 का फैक्टोरियल r माइनस 1 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। आपके पास ऊपर सिर्फ और सिर्फ r रह गया और नीचे n रह गया, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ ऊपर r बच गया और नीचे n बच गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई? अभी आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, n 1 जा n और 3 को r से मल्टीप्लाई किया 3r, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो n हमारे पास क्या आ गया, 3r, n इज इक्वल टू 3r। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सेकंड और थर्ड रेशियो लेंगे। सेकंड रेशियो हमारी क्या है, NCR, और उसके बाद क्या है n प्लस 1C और r प्लस 1। तो ये अभी मैंने ये दो रेशियो बेटा ले ली, देखें ये वाली और ये वाली, और फिर 3 और 7 लूंगा, 3 और 7। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखें फार्मूला अप्लाई करते हैं, एनसीआर का फार्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। उसके बाद इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा r प्लस 1 का फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा n प्लस 1 माइनस r, और माइनस की वजह से 1 भी माइनस हो जाएगा, ये तो मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अभी आप देखें इसमें ये 1 1 से कैंसिल हुआ, ऊपर आ गया n प्लस, अच्छा मैंने फिर वही क्या किया, डिवीजन को इस डिवीजन यानी रेशियो डिवीजन होती है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, नीचे वाली वैल्यू मैंने ऊपर लिख दी है, ऊपर वाली नीचे लिख दी है, सिर्फ ये 1 को 1 से कैंसिल किया तो n माइनस आर आ गया। ठीक है, समझ आ गई बेटा? अभी आप देखें जो भी चीज कैंसिल हो रही है आप कर लें। अभी n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई? और उसके बाद देखें ये वैल्यू बड़ी है किससे, n फैक्टोरियल से बड़ी है, क्योंकि n में एक चीज प्लस हो रही है, इसका मतलब मैंने इसे ओपन करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, मैं क्यों ओपन करना है बेटा, ऊपर n फैक्टोरियल से कैंसिल करना है। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल लिखा है, इससे अगली टर्म क्या होगी, इससे एक कम, तो माइनस 1 करूंगा, ये प्लस 1 है तो अगली टर्म n नहीं आएगी ना, n फैक्टोरियल। ठीक है, इसे ओपन कर लिया। अभी n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से कैंसिल हुआ। ठीक है, पहले मैंने सिर्फ इन दोनों को कैंसिल किया है, ये दोनों सेम है, और रिमेनिंग ये 4 वैल्यूज ये लिखी हैं इस स्टेप में। ठीक है, बात समझ आ गई? और उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, मैंने इस n प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन किया था। ये अब ये देखें, ये और ये दोनों कैंसिल हुए। ठीक है, और इधर से ये जो r प्लस 1 का फैक्टोरियल जो है इसको भी ओपन किया, इससे अगली टर्म क्या होगी, इससे एक कम, यानी कि r, उस पर मैंने रोक दिया, r फैक्टोरियल लिख दिया। ये देखिए बेटा, फर्स्ट टर्म r प्लस 1, इससे अगली टर्म क्या होगी, r आएगी, क्योंकि एक कम करना है, एक कम करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी r फैक्टोरियल, क्योंकि मन नीचे r फैक्टोरियल से कैंसिल करना है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, और n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से ऊपर क्या आ गया, r प्लस 1, नीचे क्या आ गया, n प्लस 1 इज इक्वल टू 3/7। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मैंने बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ आ गई? तो अभी आप देखें, उसके बाद 3n को लेफ्ट पे ले गया, 7 को राइट पे ले गया, 7 में से 3 4 आ गया, और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने n की वैल्यू भी पुट कर दिया। देखिए n की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है जरूर बेटा, n की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 3r। देखिए n की वैल्यू क्या है, 3r, तो इस n की जगह पे 3r पुट कर दिया ताकि सारा r आ जाए और मेरे पास r की वैल्यू आ जाए। तो 3 3 9r, देखिए 9r आ गए। ठीक है, और उसके बाद 9r से 7r माइनस करेंगे तो माइनस का 2r आएगा, और राइट साइड पे माइनस का 4 आ गया, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हुई, 2 राइट पे गया, 4 से डिवाइड हुआ, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास 2 आ गया। तो देखें r की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। अभी आपने सिंपल क्या करना है, आपको n भी चाहिए, पुटिंग इन 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर r की वैल्यू पुट कर दें। ये इक्वेशन नंबर 1 बेटा लिखी हुई है, ये इसके अंदर r की वैल्यू पुट कर दें। r की वैल्यू क्या है, 2, लेकिन मैं यहाँ 2 पुट करूंगा तो 2 3 6, तो n की वैल्यू 6 आ गई। तो इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट भी क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, तो उसके बाद आ रहा है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने लिखा हुआ है कि आपने प्रूव करनी है दोनों साइड। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है।
ठीक है। तो अभी आप देखें, आपने इस साइड को प्रूव करना है कि वो इस साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, वही तरीका आपको बताया बेटा, फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। तो फॉर्मूला एनसीआर का n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसका भी देखें, n का फैक्टोरियल आ गया, डिवाइड बाय क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल यानी कि r माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर क्या होता है ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, तो माइनस r और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा +1 फैक्टोरियल, ठीक है, समझ आ गई। तो अभी आप देखें, इसको मैंने जो है r फैक्टोरियल जो है इसको मैंने ओपन किया, r फैक्टोरियल की अगली टर्म क्या होगी, इससे एक कम यानी r माइनस 1, तो मैंने r माइनस 1 फैक्टोरियल वहां पर रोक दिया, ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद ये n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज, n फैक्टोरियल भी वैसे लिख दिया है, और ये वाली टर्म जो है ना फर्स्ट वाली सेम लिख दी, इसको मैंने ओपन किया। देखिए बेटा, n माइनस आर प्लस 1, इससे अगली टर्म क्या होगी, इससे एक कम, इसमें से एक माइनस करेंगे तो -1 + 1 कैंसिल होगा, खाली क्या बचेगा, n माइनस आर, यानी n माइनस आर प्लस 1 की अगली टर्म होगी n माइनस आर, क्योंकि वन अगली टर्म में -1 करते हैं तो -1 + 1 कैंसिल होंगे, खाली n माइनस आर होल फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। ये इसलिए कर रहा हूं बेटा कि दोनों जो हिस्से हैं, ये दोनों जो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, इनमें मैक्सिमम कॉमन वैल्यू आ जाए, इसीलिए इसको ओपन कर रहा हूं। तो देखें बेटा, n फैक्टोरियल दोनों में कॉमन आ गया। उसके बाद देखें r माइनस 1 फैक्टोरियल इसमें भी है, r माइनस 1 फैक्टोरियल वो भी कॉमन आ गया। उसके बाद n माइनस आर फैक्टोरियल इसमें भी है, इसमें भी है, वो भी कॉमन आ गया, ठीक है बच्चों, समझ आ गई। अभी आप देखें, इसमें n फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, ये पूरे का पूरा कॉमन आ गया। यहां पे सिर्फ क्या रह गया, नीचे r रह गया, ठीक है। यहां पे भी देखें n फैक्टोरियल और नीचे बाहर क्या लिखा हुआ है, r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर, ये तीनों बाहर कॉमन आ गए, सिर्फ क्या रह गया, n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। अभी आप इसका एलसीएम लें, इसका एलसीएम लेंगे तो r इंटू n माइनस आर प्लस 1 आएगा, ठीक है, बात समझे बेटा। r से कैंसिल हुआ, ये आया, इसने 1 से मल्टीप्लाई हुआ, वही आ गया n माइनस आर प्लस 1, एलसीएम। इसको जब इससे कैंसिल करेंगे, r आएगा, r ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, r आ गया बेटा, r को कैंसिल करेगा और n प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। तो देखिए मैंने n प्लस 1, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे लिख दिया, ये भी एज इट इज, ठीक है, सिर्फ ऊपर n प्लस 1 आ गया। अभी आप देखिए, इन दोनों को मैं इकट्ठा लिखता हूं, n प्लस 1 बड़ी वैल्यू इसको पहले लिख दिया, n छोटी है उसको बाद में लिख दिया, इसी तरह आपने अरेंज करना है, बड़ी वैल्यू पहले, छोटी वैल्यू बाद में। अभी आप देखें, r का लिंक r से होगा, इसमें से बड़ी वैल्यू r है तो r पहले आएगा, छोटी वैल्यू ये है तो ये आएगी। अभी आप देखें, इन दोनों में से बड़ी और छोटी कौन सी है, इन दोनों में से ज़ाहिर है बड़ी ये है, क्योंकि इसमें से r एक माइनस हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, n माइनस आर प्लस 1 पहले, और इसमें माइनस हो रहा था, ये छोटी होगी, इसको बाद में लिख दिया। अब इसे क्लोज करेंगे, ठीक है। अभी देखें, इसको मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि इसे ओपन करें, चले इसकी फर्स्ट टर्म ओपन करें, क्या आएगी, n प्लस 1 के बाद क्या आएगा आगे, n, क्योंकि एक कम करना है, n फैक्टोरियल, देखें वही लिखा है ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से इसे क्लोज करेंगे तो ये r फैक्टोरियल में आ जाएगा, इसे क्लोज करेंगे तो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल में आ जाएगा। इसके बेटा अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, इससे अगली टर्म ओपन करें, इसकी अगली टर्म ओपन करें, इसकी अगली टर्म ओपन करें, यही स्टेप वापस आपको मिल जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। तो ये आपने कर लिया। अभी आप देखें, ये फॉर्मूला जो है, ये अभी चले मैं राइट साइड ले ली, इसको मैंने डायरेक्टली लिखा, मैंने राइट साइड ले ली। राइट साइड क्या है, n प्लस 1 CR, तो देखिए मैंने राइट साइड ले ली n प्लस 1 CR। तो उसी तरह ही NCR का फॉर्मूला अप्लाई करें, ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल लिख दिया, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, ये देखें, फिर क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू ये देखें और माइनस नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल। तो अभी आप जरा देखें, आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों सेम आ गई है। देखिए लेफ्ट को सॉल्व किया था यही है, राइट भी वही है, सेम दोनों आ गई, तो ये दोनों साइड्स आपकी प्रूव हो गई। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। उसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखें, थोड़ा सी प्रैक्टिस है बेटा, फॉर्मूले की एप्लीकेशन और उसके बाद आपने टर्म्स को ओपन कैसे करना है, ये अगर आपने सीख लिया तो इसमें फिर मुश्किल बात कोई भी नहीं रह जाती, ठीक है बेटा। आप दोनों सारी टर्म्स को गौर से देखें, कौन सी टर्म ओपन हो रही है और कैंसिल हो रही है, सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अभी आप देखें क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट r डॉट NCR इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 इंटू NCR माइनस 1। क्वेश्चन की शक्ल देके, फॉर्मेट देके बिल्कुल नहीं घबराना, आप अपने फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग करें, फॉर्मूले को अप्लाई करें, कॉमन लें, कैंसिलेशन करें, खुद ब खुद आपका क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व होगा। मतलब आप ये कह लेंगे दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ड्राइव द क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको मैं एक अच्छा तरीका बता रहा हूं। ले जी, मैं सबसे पहले लेफ्ट साइड तो पहले ही देखें, इसकी जो है ना वो ये सिंपल है, मैंने राइट को ले लिया, राइट हैंड साइड को ले लिया, n माइनस आर प्लस 1 इंटू NCR माइनस 1। ये जरा कॉम्प्लेक्स साइड है, इसको सॉल्व करके ये बना लूंगा। तो मैंने लिखा बेटा, अभी n माइनस आर प्लस 1 तो अपनी जगह पे लिखा हुआ है, फार्मूला तो अप्लाई होना है इस पोर्शन पे,
इस पोर्शन में मैंने फार्मूला अप्लाई किया तो देखें बेटा कैसे आएगा। सबसे पहले n का फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा, नीचे वाली वैल्यू का फैक्टोरियल। देखें r-1 का, फिर क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली, तो माइनस r और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, 1 चेंज हो जाएगा प्लस में। अभी आप देखें यहाँ पे ये आ गया n का फैक्टोरियल, साथ मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी। उसके बाद ये क्या आ गया, r-1 का फैक्टोरियल। अभी मैंने इसकी एक टर्म आगे ओपन करनी है, ठीक है, उसकी वजह आपको बताता हूँ। अभी आप देखें, जब मैं इसकी अगली टर्म ओपन करूंगा तो क्या आएगा, इसमें एक माइनस होगा, एक कम होती है ना टर्म, तो -1 +1 कैंसिल होगा, ये n-r आ गया। इसमें बहुत दफ़ा बात हुई बेटा, इसको एक्सपेंड करना आना चाहिए। अगर आपको पूरा चैप्टर भी आपने ख़त्म कर दिया लेकिन आपको एक्सपेंशन नहीं आ रही तो फिर आपने कुछ भी नहीं सीखा इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये आपने जरूर एक्सपेंशन सीखनी है बेटा। अभी आ गया n-r का फैक्टोरियल, ठीक है जी। अच्छा, अभी आप देखें ये आ गया n का फैक्टोरियल। एन ये मैंने क्यों ओपन किया कि मुझे ये चीज़ ऊपर नजर आ रही थी ताकि मैं कैंसिल कर सकूं। देखिए बेटा ये दोनों सेम हो गई ना, इसलिए मैंने इसे एक्सपेंड कर लिया। तो ये देखें दोनों, आपको ये भी तो पता है ना कि ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, उसके साथ फैक्टोरियल नहीं है, इसके साथ है, इसलिए तो इसको ओपन किया ताकि ये फैक्टोरियल से आज़ाद हो जाए और मैं इसे आराम से कैंसिल कर सकूँ। ये दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर n का फैक्टोरियल आ गया, नीचे r-1 का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल आ गया आपके पास, ठीक है बेटा। अभी आपने क्या करना है, आपने इसको r से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। मैंने इसलिए ब्लैक से लिख दिया ताकि आपको समझ आए कि इसमें इन एडिशन हमने किया क्या है। तो मैंने r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया बेटा, ठीक है, समझ आई। ये r अपनी जगह पे है और ये क्या आ गया, n का फैक्टोरियल, और ये क्या आ गया, r इंटू r-1 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ गया, n-r का फैक्टोरियल। अगर आप थोड़ा सा समझे तो इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दिया बेटा। अभी आप देखें r से अगली टर्म क्या होती है, ये दोनों इकट्ठी लिखी हुई है, r से अगली टर्म r-1, इसको मैं क्लोज करूंगा तो मैं r फैक्टोरियल लिख सकता हूं। तो मैंने इन दोनों की जगह पे r फैक्टोरियल लिख दिया। इसको ओपन करके देखें, r आएगा, फिर अगली टर्म क्या आएगी, r-1 फैक्टोरियल। तो देखें यही लिखा हुआ है, ये दोनों टर्म्स जो है, ये दोनों टर्म, तो मैंने उसे क्लोज कर दिया r के अंदर। उसके बाद n-r फैक्टोरियल एज इट इज, ठीक है। अभी आप देखें जरा ब्रैकेट के अंदर देखें, जो ब्लैक लिखा हुआ है कौन सा फार्मूला बन रहा है, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल। हमने काफी दफा इसको रिपीट कर दिया, ये NCR का फार्मूला है, तो इसकी जगह मैंने NCR लिख दिया। ले देखें जी, आपकी लेफ्ट साइड आ गई, यही देखें सेम लेफ्ट है। तो अभी आप ये प्रूव कर दिया कि जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल आ गई। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा वो भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिवाइजेबल बाय आर। यानी प्रूव ये हमने ये करना है। कंसेक्यूटिव का मीनिंग आपको समझ आ गया, बड़ी दफा यूज हुआ बेटा। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, विदाउट एनी गैप या विदाउट एनी मिसिंग टर्म। जैसे मैं 2, 3, 4, 5 बोल रहा हूं तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अगर मैं बोलता हूं 2, 5, 11, 13, 19 तो ये कंसेक्यूटिव नहीं, बीच में टर्म सारी मिस करता जा रहा हूं। तो जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जिनके दरमियान में कोई टर्म मिस नहीं होती या गैप नहीं होता, ठीक है जी। तो ये आ गया प्रूफ। वो हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जो आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, आर कंसेक्यूटिव नंबर इंटीजर जो होते हैं वो डिवाइजेबल बाय आर फैक्टोरियल होते हैं। हमने साबित करना है। अगर कोई भी, देखिए मैं शुरू करता हूं फिर आपको समझ आएगी। मैंने लिखा लेट आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या है, मैंने फर्ज कर लिया वो n+1 है, n+2 है, ऐसी टर्म चलती है ना, और वो n+r की तरफ है, ठीक है। ये एक मैंने लेट कर लिया, ये एक कंसेक्यूटिव नंबर्स है। देखिए इसमें कोई टर्म मिस नहीं हो रही। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इनका प्रोडक्ट ले लिया। पहले तो बीच में कॉमा था, अभी मैंने इनका प्रोडक्ट ले लिया। सिर्फ स्टेप में ये फर्क है, बीच में कॉमा नहीं है, यहां पे भी कॉमा है, ठीक है जी। तो अभी आप देखें यहां पे आपके पास क्या आ गया, इनका प्रोडक्ट मैंने ले लिया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने n फैक्टोरियल से इसको डिवाइड किया, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग n फैक्टोरियल। तो देखिए बेटा ये जो ब्लैक लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, ऊपर भी नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है जी, समझ आ गई। फिर उसी तरीके से देखें, इसे क्लोज करना सीखे। अभी आप देखें इससे पिछली टर्म कौन सी होती है, इससे एक छोटी, यानी इसमें से एक कम। तो n+1 से पिछली टर्म क्या होती है, n, क्योंकि इसमें से एक माइनस करेंगे तो पिछली टर्म पे पहुंच जाएंगे। तो वो देखें n फैक्टोरियल आ गया। अब ये इसे क्लोज करेंगे तो किस में आएगा, ये आएगा n+r फैक्टोरियल में, ठीक है बेटा। इसे आप ओपन करके देखें, यही आएगा ये ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे क्या आ गया, n फैक्टोरियल, ठीक है, समझ आ गई। अभी आप देखें मैंने यहां पे लिखा है अभी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर फैक्टोरियल। अभी आर फैक्टोरियल से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें, यहां पे n फैक्टोरियल से किया था, यहां पे आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ताकि पता चले कि देखिए बेटा कोई भी वैल्यू अगर किसी का मल्टीपल होती है तो डेफिनेटली वो उसकी उसमें डिवाइड भी हो रही होती है। जैसे देखें मैं कहता हूं कि 10 जो है वो मल्टीपल है ना 5 का, 5 के टेबल में 10 आता है, और 10 जो है 5 से डिवाइड भी होता है, यानी जो जिसका मल्टीपल होता है वो उससे डिवाइड भी हो रहा होता है।
फिर मिसाल देता हूं कि 10 जो है वो मल्टीपल है ना उसका 5 का, क्योंकि 5 के टेबल में आता है 10, 5 2 10, और 10 जो है वो 5 से डिवाइड भी होता है, यानी जिसका जो मल्टीपल होता है वो उससे डिवाइड भी हो रहा होता है। बात समझ आ गई? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है आपने। तो आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अभी आप देखें ये आपके पास आ गया आर का फैक्टोरियल। ठीक है, समझ आई? और उसके बाद देखें ये जो एन फैक्टोरियल है इसे मैं लिख सकता हूं एन प्लस आर माइनस आर। देखिए आर आर से कैंसिल होगा, बाकी एन फैक्टोरियल बचेगा ना, तो इसको मैंने एन प्लस आर माइनस आर लिख दिया, यानी इस एन के अंदर प्लस और माइनस कर दिया आर। ठीक है, उसकी वजह मैं आपको फार्मूला कंप्लीट करना था इसलिए कर रहा हूं। अभी अब देखें ये क्या आ गया, आर का फैक्टोरियल, ये आ गया एन प्लस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, बात समझे? अभी आप जरा इसको देखें, गौर से देखें फार्मूला, ये आर फैक्टोरियल ऐसे लिखा हुआ है, और ये देखें ये फार्मूला किसका बन रहा है, एन प्लस आर का फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल पे। देखिए फिर आगे क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू देखिए, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली वैल्यू। तो ये देखिए एनसीआर का फार्मूला बन रहा है किसका, एन प्लस आर का फैक्टोरियल सी आर। इसे आप ओपन करके देखें, फार्मूला यही आएगा आपके पास। तो देखें वही जो फार्मूला आपका है एनसीआर का, उसमें एक चीज क्या होती है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो डेफिनेटली अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है तो ये इसका जो है ना वो डिवाइडर भी है, यानी ये डिवाइजेबल बाय आर फैक्टोरियल है। देखें आर फैक्टोरियल से अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिवाइड भी हो रही होती है। अभी मैंने आपको 10 और 5 की एग्जांपल दी है, तो मैंने लिख दिया कि हेंस प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ आर इंटीजर्स डिवाइजेबल बाय आर फैक्टोरियल। तो अगर कोई भी चीज आर से मल्टीप्लाई होगी आर फैक्टोरियल से, अगर कोई आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगी तो वो डिवाइड भी होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका प्रूव हो गया। तो आगे चलते हैं, सिर्फ आपने ये लेट करना है बेटा, ये खुद से लेट करना है ताकि क्वेश्चन को आगे प्रोसीड किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 सब्जेक्ट्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ द 8 सब्जेक्ट टू सिलेक्ट अ कोर्स प्रोग्राम। कोई भी एक बच्चा उसने कोई भी एक कोर्स सिलेक्ट करना है। अभी उसके पास ऑप्शन क्या है, वो कह रहा है जी इन हाउ मेनी वेज कैन 5 सब्जेक्ट्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 8, यानी टोटल 8 सब्जेक्ट है। किसी स्टूडेंट ने एक प्रोग्राम रखना है और उसने कुछ सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है, तो उसके पास जो है वो सिलेक्शन के लिए कितने हैं, 5 सब्जेक्ट उसने सिलेक्ट करने हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट प्रोवाइडेड कितने हैं, वो 8 हैं। 8 में से उसने 5 सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो कितने जो है वो उसके पास वेज होंगे उसको सिलेक्ट करने के, जो 7 में से कितने सिलेक्ट कर सकता है। हो सकता है वो 6 7 छोड़ दे, पहले 5 रख ले, या हो सकता है वो पहला दूसरा पांचवां छठा रख दे, तीसरा चौथा छोड़ दे। ये उसके पास ऑप्शन मौजूद है, तो वही पूछ रहा है कि कितने वेज हो सकते हैं कि वो 7 में से 5 को सिलेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप टोटल लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, जिसको एन लिख रहे हैं वो 8 है बेटा, 8 नंबर ऑफ जो है ना वो टोटल सब्जेक्ट है। ठीक है, बात समझ आ रही है? देखिए 8 सब्जेक्ट हैं और जो सिलेक्ट करने हैं वो आर होते हैं। मैंने आपको बोला सिलेक्शन आर है, सिलेक्शन आर है और टोटल एन है। तो सिलेक्शन कितनी करनी है, 5 सब्जेक्ट की, तो वो आर की वैल्यू 5 आ गई। फॉर्मूला लिखे एनसीआर का, ये देखें। देखिए फिर मैं कह रहा हूं इसमें देखिए क्वेश्चन में वाज़े पता चल रहा है कि ये एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, ये परम्यूटेशन का नहीं है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन हो रही है। वो कह रहा है जी 7 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, अगर आपने हमारे प्रोग्राम में शामिल होना है इसमें से कोई भी 5 आपने सिलेक्ट करने हैं इस क्लास के लिए। तो वो देखें सिलेक्शन हो गई है ना, कोई भी चीज प्री डिफाइंड नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं नजर आ रहा है इसमें। इसमें सिंपल ये पता चल रहा है कि हमने 7 में से 5 सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्शन है, सिलेक्शन मींस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि वो पहले 5 सब्जेक्ट है, कंडीशन लगी पहले 5 ही करने, नहीं, वो इन 7 में से कोई भी सब्जेक्ट रख सकता है। जब वो कोई भी रख सकते हैं तो सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन होगी तो इसका मतलब है कॉम्बिनेशन। तो देखिए एनसीआर आ गया फॉर्मूला, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अभी आप देखिए एन की जगह पे क्या आ गया, 8 और आर की जगह पे 5। तो 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 का फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये आ गया 8 का फैक्टोरियल, 8 में से 5 3 का फैक्टोरियल, बड़ी वैल्यू 5 है, 8 को 5 तक ओपन कर लिया। ठीक है, और उसके बाद देखिए इन दोनों को कैंसिल किया तो 8 7 6 आ गया बेटा, नीचे 6 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 56 आएंगे। तो उस बंदे के पास 56 जो है वो क्या है, वेज हैं कि वो 7 में से 5 सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो आसान था देखें, क्योंकि आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने थे और सिलेक्शन कितनी थी। सिलेक्शन आर है, टोटल सब्जेक्ट एन है, और एनसीआर का फॉर्मूला आपके पास है उसमें लगा दें। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ वॉवल्स लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखिए फिर सीधा सीधा उसने ये क्या लिख दिया है, आपने क्या करना है, आपने वॉवल जो वर्ड्स हैं वो में देखिए मैंने हाईलाइट कर दिए, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल होते हैं बेटा।
ठीक है। ये वावल लफ्ज को आपने इस तरीके, इनको मुख्तलिफ आपने अरेंज करना है। और कितने वेज हो सकते हैं, जैसे मैं AEIOU लिख सकता हूं, EAIOU लिख सकता हूं, UOIEA लिख सकता हूं, IEOUA लिख सकता हूं। ये मुख्तलिफ क्या है, अरेंजमेंट्स हैं। तो वो ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने इनको अरेंज करना है इस तरीके से। अभी देखिए कॉम्बिनेशन में कुछ क्वेश्चंस परमुटेशन आप पढ़ चुके हो, तो परमुटेशन क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो देखिए मैंने जानबूझ के आपको पहले नहीं बताया, अभी बता रहा हूं। देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया अरेंजमेंट को। तो अरेंजमेंट का मतलब हो गया स्पेसिफिक ऑर्डर। तो इसका मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर हो गया। तो इसका मतलब आपने क्या करना है, आपने परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, उस क्वेश्चन में सिलेक्शन थी, इसमें क्या है, अरेंजमेंट है। ठीक है, तो आपने लिखा टोटल लेटर्स कितने हैं, n यानी 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। अभी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स आपने अरेंज करना है, तो सिंपल फार्मूला NPR का। तो NPR का फार्मूला आपने लगा दिया, n क्या है 5, और आपने ये 5 के 5 ही अरेंज करने हैं, इनको पांचों को डिफरेंट वे से अरेंज करना है। तो आपके पास R जो है सेक्शन जो है वो भी 5 ही आ गए। ठीक है, तो 5P5 का फार्मूला जो होता है 120 होता है। आप उसे देख सकते हैं कैलकुलेटर से, मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो इस तरीके से 120 नंबर ऑफ पॉसिबल वेज होंगे वॉवल्स को अरेंज करने में।